मैं प्रदीप सर आप सभी को एडू पल्स अर्थात शिक्षा की धड़कन इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं 9th क्लास का सिविक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, यानी व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है और विभिन्न देशों के एग्जाम्पल से लोकतंत्र को ओवरऑल समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम ये डिसीजन कर पाएंगे कि लोकतंत्र क्या सच में बेहतर शासन है। चलिए बने रहिए। सबसे पहले पूरे विश्व को अगर हम शासन के दृष्टि से बांटे तो दो प्रकार का देश है। एक है लोकतांत्रिक देश, एक है लोकतांत्रिक देश और दूसरा है गैर लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक देश जहां लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, गैर लोकतांत्रिक देश जहां गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक देश का अर्थ है कि जनता अपने शासक का चुनाव स्वयं करती है, वैसे देश लोकतांत्रिक देश है। जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब देश लोकतांत्रिक देश है। और गैर लोकतांत्रिक देश जिसमें जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता है अपने शासक को चुनने का, ऐसे देश को गैर लोकतांत्रिक देश कहते हैं। जैसे उदाहरण में सऊदी अरब, जहां मोनार्ची सिस्टम है, यानी राजा का बेटा इस तरह से, उसका बेटा इस तरह से वहां शासन होता है। तो सऊदी अरब में कैसा मोनार्ची सिस्टम है, तो ये गैर लोकतांत्रिक हो गया। इसमें जनता का कोई रोल नहीं है अपने शासक को चुनने में। नेपाल में भी देखें तो 2006 से पहले नेपाल की भी स्थिति ऐसा ही था। ये हिंदू राष्ट्र था और यहाँ राजा ही ऑल इन ऑल होते थे, लेकिन अब उसमें भी परिवर्तन आया और लोकतंत्र यहाँ भी प्रारंभ हो चुका है। चलिए अब लोकतंत्र के डिफिनेशन की ओर चलते हैं। पहले लोकतंत्र के डिफिनेशन को समझते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी जो अंग्रेजी का शब्द है डेमोक्रेसी, ये वस्तुतः यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से लिया गया है। डेमोक्रेसिया एक यूनानी शब्द है जिसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो डेमोस प्लस क्रेसिया आता है। डेमोस मीन्स होता है जनता और क्रेसिया मीन्स होता है शासन, यानी जनता का शासन। शाब्दिक अर्थ देखें तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हो गया, जनता का शासन, यानी ऐसा शासन जिसमें जनता ही ऑल इन ऑल होती है। इसके पहले राजतंत्र था तो राजा ही ऑल इन ऑल होता था, सर्वे सर्वा होता था। अब इसमें सारा पावर किसमें आ गया, जनता में। इस संदर्भ में सबसे अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने दिया है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। यानी ये किसका शासन है, जनता का। किसके द्वारा किया जा रहा है, जनता, यानी हम ही लोग के द्वारा किया जा रहा है। और किसके लिए, हम ही लोग के लिए, यानी जनता के लिए। तो ऐसा शासन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। इस तरह से इसकी परिभाषा याद कर लेना है। एक भ्रांति है हम लोग में कि लोकतंत्र को हमने यूरोप से सीखा है, ये सरासर गलत है। विश्व में लोकतंत्र का सबसे पुराना साक्ष्य अगर मिलता है कहीं तो है वैशाली गणराज्य जो बिहार राज्य में है। लगभग वैशाली 600 बीसी के आसपास, जब 16 महाजनपद आप पढ़िएगा तो 600 बीसी के आसपास एक वैशाली गणराज्य जो हाजीपुर वाला एरिया है, वहां वैशाली गणराज्य में ही लोकतंत्र का प्रथम साक्ष्य मिलता है। तो हमारी जड़ें काफी लोकतंत्र की गहरी रही। चोल का स्थानीय प्रशासन में देख लीजिए, अब प्राचीन काल से ही गांव स्तर पर पंचायत ये सब का सिस्टम था, वो लोकतांत्रिक ही तरीका था। तो आप देखिएगा कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें पहले से थी, ये अंग्रेजों से हमने नहीं सीखी है, हमारी जड़ें पहले से ही थी। इस कारण तुलनात्मक रूप से पाकिस्तान या और सब देशों की अपेक्षा भारत में लोकतंत्र
तेजी से अच्छा होता चला जा रहा है। चलिए अब लोकतंत्र के प्रकार को समझते हैं। लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता सीधे शासक का चुनाव करती है, जैसे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एकमात्र उदाहरण है, वो भी पूरे क्षेत्र में नहीं, कुछ ही क्षेत्र में। वहां जनता सीधे शासन में भाग लेती है, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आपका पंचायत भी एक तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही उदाहरण है। तो स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो तीन फीचर होता है, जैसे आप किसी को चुने तो उसको रिकॉल कर सकते हैं, रेफरेंडम, जनमत संग्रह, ये सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के टूल्स है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, चूंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पूरे विश्व में फैला हुआ है। स्विट्जरलैंड को छोड़ के जितने भी लोकतांत्रिक देश है, जहां वहां क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में, यूएसए, इंग्लैंड, सब जगह। इसमें क्या होता है, जनता सीधे शासन में भाग लेकर क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों, रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से शासन में भाग लेती है। जैसे राज्य स्तर पर हम लोग एमएलए का चुनाव करते हैं, विधायक का चुनाव करते हैं, सेंट्रल स्तर पर सांसद भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, एमपी। तो इस प्रकार यह सिस्टम है। तो ये पूरा को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टेलीग्राम चैनल में इसको मैं भेज दूंगा। चलिए चलिए अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं या गुण कौन से हैं, यानी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला जो गुण है, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को होता है, यानी जो चुने जाते हैं उन्हीं को निर्णय लेने का अधिकार है। इस संदर्भ में आपके जो बुक में कहानी है, उस कहानी को भी मैं बताता हूं। ये कहानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ, जो कि सेना के प्रधान होते हैं, वो अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ की सरकार, जो चुनी हुई सरकार थी, उसको हटा के स्वयं शासक बन जाते, यानी सत्ता परिवर्तन कर देते हैं और अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। जब विरोध होता है तो 2005 में इवन वो जनमत संग्रह भी कराते हैं। जनमत संग्रह मतलब होता है लोगों से ओपिनियन लेना कि हम और 5 साल तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, इस तरह से ओपिनियन लेते हैं 2005 में परवेज मुशर्रफ। तो इसमें काफी अनफेयर तरीका, यानी चुनाव में धांधली करके किसी तरह से वो इसमें भी जीत जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस समय यहाँ चुनाव नहीं हो रहा था, जो यहाँ की संसद, जिसको नेशनल असेंबली बोलते हैं, तो नेशनल असेंबली का भी चुनाव होता है, राज्य नेशनल असेंबली का भी चुनाव होता है, सारा चुनाव हो रहा था, सारे प्रतिनिधि भी चुन के आ रहे थे, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको था, परवेज मुशर्रफ, जो कि गैर निर्वाचित थे। तो क्या यहाँ लोकतंत्र था? नहीं था, इसको लोकतंत्र नहीं कह सकते, यहाँ तानाशाही थी, क्योंकि अंतिम निर्णय का अधिकार किसके पास होना चाहिए, निर्वाचित प्रतिनिधि। देखिए प्रथम विशेषता है अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, यानी निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में होना चाहिए। दूसरी कहानी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन को लेकर, कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन होना चाहिए। चलिए एक कहानी है चीन। चीन के संसद को हम लोग बोलते हैं, बोला जाता है राष्ट्रीय जन संसद। तो वहां क्या है, एक पार्टी है साम्यवादी दल, जिसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। एक कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अलावा अगर कोई पार्टी है भी तो छोटी मोटी पार्टी है, उनको इनसे परमिशन लेना पड़ता है। अब यहाँ विकल्प ही नहीं है लोगों के पास, जैसे भारत, कभी आप कांग्रेस को भी वोट सकते हैं, दे सकते हैं, बीजेपी को भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको साम्यवादी दल को ही वोट देना होगा।
तो एक तरह की तानाशाही है। तो इसको एक दल की तानाशाही कहते हैं, एक दल की तानाशाही, यानी एक ही दल है जो एज ए तानाशाही जैसा काम कर रहा है। तो यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी होना चाहिए था जनता में कि कभी दूसरे दल को भी चुन सके। दूसरी कहानी है मैक्सिको। 1930 से 2000 ईस्वी तक यहाँ की एक पार्टी, पीआरआई पार्टी, लगातार जीतती आई। तो क्या ये काम से जीत रही थी? नहीं, काम से नहीं जीत रही थी। जब भी चुनाव होता था तो चुनाव में व्यापक रूप से धांधली करती थी ये पार्टी, और लोगों को बरगलाती थी, लोगों पर प्रेशर बनाती थी, मीडिया को अपने अधीन करती थी। इस तरह से मैक्सिको में ये चुनाव बार बार जीत रही थी पीआरआई पार्टी। तो यहाँ भी क्या था कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन नहीं हो रहा था, तभी ये जीत रही थी। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हो जाता तो ये पार्टी हार जाती। तो ऐसे चीन में या मैक्सिको में क्या इसको लोकतंत्र कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष तरीका से चुनाव नहीं हो रहा। तो लोकतंत्र की विशेषता होनी चाहिए कि वैसे जगह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन होना चाहिए, तभी होगा लोकतंत्र। तीसरा है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, यानी एक व्यक्ति एक ही मत देगा। इस दिशा में कहानी, दो कहानी जो आपके बुक में है, क्योंकि आपको बुक में जो कहानी है उसको पढ़ना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इसको अच्छा से कहानी को समझना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको पूछा जाएगा। चलिए, सऊदी अरब, एक कहानी है सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या है, महिलाओं को वोट देने का ही अधिकार नहीं। जैसे भारत में पुरुष और महिला दोनों वोट देते हैं, लेकिन सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं। एक फिजी देश है जहाँ क्या है, जो हम लोग भारतीय जाते हैं उनको वोट, उनके वोट का मूल्य वहाँ के जो लोकल, वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनसे कम आंका जाता है, उनका कम वैल्यू। तो एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य हुआ? यहाँ नहीं हुआ। यानी सऊदी अरब और फिजी में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है? एक व्यक्ति का एक ही वोट दे, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक एक वोट दे, महिला या पुरुष, उसका मूल्य भी बराबर होना चाहिए, जैसे फिजी में नहीं है। चौथी विशेषता है कानून का राज होना चाहिए, अधिकारों का आदर होना चाहिए लोकतंत्र। तो देखते हैं कि इस कहानी में जिम्बाब्वे, जहां 1980 से 2017 तक एक ही पार्टी, जेएनपीएफ पार्टी की सरकार थी, जो रॉबर्ट मुगाबे उसके मेन होते हैं। तो रॉबर्ट मुगाबे राष्ट्रपति जेएनपीएफ पार्टी के हेड होते हैं। तो 1980 से 2017 तक लगातार जीतते जाते हैं। तो ये क्या जीत रहे थे अपने काम से? नहीं, पूरे मीडिया को मैनेज किए हुए थे, यानी मीडिया को स्वतंत्र नहीं छोड़ेगा कोई, तो जनमत तैयार होगा? नहीं होगा। तो जनमत कोई अपने पक्ष में लाने के लिए मीडिया को अपने पक्ष में किए हुए थे पैसा से। अधिकारियों पर, टीचर पर, सब पर दबाव डाला जाता था कि आपको इनको जिताना है, जेएनपीएफ पार्टी को। तो इस तरह से हथकंडा अपना के ये लगातार जीतते जा रहे थे। इवन संविधान में भी कई बार मन मर्जी के अनुसार संशोधन कर दिए थे। तो इस तरह से रॉबर्ट मुगाबे जीत रहे थे। तो क्या जिम्बाब्वे में लोकतंत्र था? नहीं, ऐसे व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं कह सकते जहां मीडिया स्वतंत्र नहीं। तो कानून का राज होना चाहिए, जहां लोगों को स्वतंत्रता हो, ठीक, सभी को मौलिक अधिकारों का सम्मान हो। तो लोकतंत्र की चौथी विशेषता कानून का राज और अधिकारों का आदर। ये चार आपके बुक में कहानी के माध्यम से बताए गए हैं। इसके अलावा भी कई गुण हैं, जैसे सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मतलब सभी को, यूनिवर्सल, सभी को, लड़का लड़की, अमीर गरीब सभी को जो 18 वर्ष से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। नियमित अंतराल पर चुनाव, यानी नियमित अंतराल, यानी 5 ईयर्स या 6 ईयर, कोई भी टेन्योर होना चाहिए, हर अंतराल पर चुनाव होना चाहिए। अगर अच्छे काम करेंगे तो जीत जाइएगा, फिर अब अच्छे काम नहीं कीजिएगा तो दूसरे को मौका मिलेगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, एक न्यायपालिका होना जरूरी है।
जो कि स्वतंत्र हो कार्यपालिका और विधायिका से और अपने कार्यों को निष्पक्ष तरीका से कर सके। तो ये कुछ विशेषताएं जिसको याद रख लेना है। इसके अलावा हम इसकी दोष या आलोचना, लोकतंत्र की आलोचना भी की जाती है, उसी को दोष कह सकते हैं। तो लोकतंत्र को निम्नलिखित दोष है या निम्नलिखित आलोचना है। पहला, इसको मूर्खों का शासन बोला जाता है। तो प्रारंभ में प्लेटो और अरस्तु चूंकि काफी लोग अनपढ़ थे, अशिक्षित थे प्रारंभ में, तो इसलिए इसको मूर्खों का शासन कह के संबोधित किए हैं प्लेटो और अरस्तु। इसकी दूसरी जो दोष माना जाता है या आलोचना होती है कि समय तथा धन का अपव्यय। इस सिस्टम में क्या होता है, टाइम का और पैसा का दोनों अपव्यय होता है, क्योंकि चुनाव इतना बार बार होते रहता है कि टाइम बहुत देश का बर्बाद होता है, लोगों का बर्बाद होता है, पैसा पानी की तरह बहाया जाता है चुनाव में, तो धन का भी अपव्यय होता है। तीसरी है अस्थिरता। अस्थिरता यानी अगर पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं तो कभी भी लगेगा कि गिर जाएगी, कभी भी सरकार गिर जाएगी। तो अस्थिरता बना रहता है, इससे सरकार अच्छा कार्य नहीं कर पाती। निर्णय लेने में देरी, क्योंकि सभी पक्षों को मिलाना पड़ता है विपक्ष को, तो काफी लंबी प्रक्रिया होती है, तो कोई भी निर्णय फास्ट नहीं लिया जा पाता है। धनवानों की प्रबलता, क्योंकि चुनाव इतना कॉस्टली है कि इसमें पैसा का बड़ा खेल होता है, जिसके पास पैसा है या जो पैसा अधिक मैनेज कर पाए वही जीत पाता है। तो जो नेक्स्ट दोष है वो कोरा आदर्श। लोकतंत्र को बोला जाता है कि कोरा आदर्श, देखने से पढ़ने से लगेगा कि सारा पावर जनता के पास ही, लेकिन वैसा ग्राउंड लेवल पर दिखता नहीं। स्वतंत्रता समानता की बात होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वैसा नहीं दिखता। तीन पक्षों के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब हम समझेंगे लोकतंत्र के मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, कौन सा चैलेंजेस है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और लोकतंत्र को किस प्रकार सफल बनाया जा सकता है। ये दो प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्न को एक चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लोकतंत्र के मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं या क्या क्या चैलेंजेस है, अगर ए आएगा तो आप ए पॉइंट को डील कीजिएगा, और अगर लोकतंत्र के बाधाएं और जो चुनौतियां हैं उसको अगर खत्म कर दिया जाए तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो उसका आंसर होगा लोकतंत्र को किस प्रकार सफल बनाया जा सकता है, यानी जस्ट इसका उल्टा ये होगा। इसलिए मैंने एक ही जैसे पॉइंट को लिया है और उसको जस्ट उल्टा कर देना है ताकि याद आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले समझेंगे लोकतंत्र के मार्ग में बाधाएं और चुनौतियां में, तो है लोकतंत्र में आस्था का अभाव। यानी लोकतंत्र में लोगों को विश्वास नहीं है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में जब विश्वास नहीं रहेगा तो आप वोट डालने नहीं जाइएगा, तो अपने मतों का सही प्रयोग नहीं कीजिएगा, मत को कुछ लालच में आप किसी को दे सकते हैं। तो लोकतंत्र में आस्था होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में लोगों को विश्वास होना चाहिए। जैसे नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र में जो नक्सली हैं उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वो बुलेट की भाषा बताना चाहते हैं, बैलेट की भाषा नहीं समझते। तो लोकतंत्र में आस्था होना जरूरी है। लोकतंत्र में आस्था होगा तभी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन लोकतंत्र में होगा। तो लोकतंत्र में आस्था का अभाव सबसे बड़ी चुनौती उभरती है। तो इसको अगर सफल बनाना होगा तो लोकतंत्र में विश्वास कायम करना होगा, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होगा, अधिक से अधिक लोगों को कल्याण हो इस सिस्टम में, ऐसा व्यवस्था करना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को इसमें हिस्सेदारी देना होगा, तभी वो वोट डालने के लिए आगे आए। तो फिर है लोकतंत्र के मार्ग में बाधाएं। तो नागरिकों का खराब चरित्र, यानी नागरिक अगर किसी देश के ईमानदार नहीं होंगे, देश प्रेम मूल में नहीं होगा, राष्ट्रवाद की भावना नहीं होगा, तो लोकतंत्र कभी सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नागरिकों का खराब चरित्र,
लोकतंत्र के मार्ग में बाधा है या चुनौती है। इसे दूर अगर कर दिया जाए तो लोकतंत्र सफल हो सकता है, यानी नागरिकों को सच्चरित्रता आ जाए। तो कैसे आएगा? मीडिया के माध्यम से, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से लोगों में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और लोकतंत्र के बारे में जानकारी देकर ही नागरिकों में सच्चरित्रता या अच्छे नागरिक के गुण विकसित किया जा सकता है। तीसरा है जनता का अशिक्षित होना। देखिए, अधिकांश जनता अशिक्षित है, इसीलिए प्लेटो और अरस्तु इसको लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहते हैं, क्योंकि मोस्टली जब लोकतंत्र इम्प्लीमेंट हो रहा था उस समय देश के मोस्टली जनसंख्या अशिक्षित है। अब तो इसका दर ठीक हुआ है, फिर भी जनता का अशिक्षित होना बहुत बड़ी बाधाएं हैं। जो गरीब हैं वो लोकतंत्र को समझ ही नहीं पा रहे, तो वोट के मत को नहीं समझ रहे, किसी के बहकावे में आ जा रहे हैं, किसी को पॉलिथीन के मुर्गा मीट के चक्कर में वो अपना वोट दे देते हैं। तो इसको दूर किया जाए, यानी जनता को शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए, तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। फोर्थ है आर्थिक असमानता। देखिए, भारत में आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता मतलब अमीर और गरीब के बीच में खाई अधिक है। तो अमीर और गरीब के बीच में खाई अधिक होगा, तो जहां अमीर वोट को प्रभावित करेंगे पैसे से और गरीब वोट के महत्व को नहीं समझेंगे, क्योंकि वो गरीब है, उनको पहले पेट पूजा करना जरूरी है, तो वो थोड़े से लालच में अपने वोट को किसी को बेच सकते हैं। तो आर्थिक असमानता बहुत बड़ी बाधा है। तो आर्थिक समानता लाना होगा। अब आर्थिक समानता कैसे आएगा? तो लोगों को अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी देना होगा। लोग तो आरक्षण की व्यवस्था को सही से लागू करना होगा, तभी जो नीचे तबके के लोग हैं वो ऊपर उठेंगे और समाज के मुख्य धारा में जुड़ेंगे। फिर है सामाजिक असमानता। आप देखते हैं भारत का समाज जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभाजित है। तो सामाजिक जब असमानता होगा तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी चुनौती है कि सामाजिक असमानता को कैसे दूर किया जाए। तो सामाजिक असमानता को अगर दूर कर दिया जाए तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो कैसे दूर किया जाएगा? तो दूर करने के लिए संवैधानिक प्रावधान तो है, उसके अलावा आरक्षण को विधिवत लागू करना होगा, ग्राउंड लेवल पर उसको लागू करना होगा, ताकि जो निम्न वर्ग है, कमजोर वर्ग है, वो ऊपर उठ सके। उन्हें वित्तीय फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस करना होगा, उन्हें विभिन्न कौशल विकास का ट्रेनिंग देना होगा, ताकि उनका आर्थिक स्थिति भी अच्छा हो और समाज में ऊंचा स्थान हो। छठा है राजनीतिक जागरूकता का अभाव। देखिए, राजनीतिक जागरूकता जब तक नहीं होगा लोकतंत्र सफल नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बाधा है कि लोगों में राजनीतिक जागरूकता नहीं, पढ़े लिखे हैं लेकिन जागरूक नहीं। या इसलिए कहा जाता है विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जागरूकता ही चाहिए। एक प्रश्न आता है, लोकतंत्र क्यों सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है? ये पूरे टॉपिक का ये निचोड़ प्रश्न है। आप लोकतंत्र समझ चुके हैं, उसके गुण दोष सारे चीज समझ चुके हैं। अब ये प्रश्न है, लोकतंत्र क्यों सबसे बेहतर शासन, यानी राजतंत्र वगैरह से अच्छा शासन कैसे है? तो इसको विभिन्न तर्कों के आधार पर हम देखेंगे कि लोकतंत्र क्यों सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है। निम्न तर्कों के आधार पर देख सकते हैं। लोकतंत्र में बढ़िया फैसला लेने की संभावना बढ़ती है, यानी जो इसमें फैसला होगा वो बेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी से विचार विमर्श करके फैसला लिया जाता है, इसमें बेहतर फैसला होने की संभावना होती है। फिर दूसरा है, यह शासन को अधिक जवाबदेही बनाता है। क्या बनाता है? जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। क्योंकि कोई भी जो लीडर होते हैं वो काम ऐसा करते हैं ताकि वो अगले 5 साल में फिर जीत सके। अगर काम अच्छा नहीं करेंगे तो जनता उनको अगले चुनाव में हरा दे। तो ये जनता के प्रति अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह होता है। यस सर। थर्ड, लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को संभालने का सही तरीका उपलब्ध कराता है। देखिए, जनसंख्या अधिक होगा, अलग अलग लोग होंगे,
तो अलग अलग विचार होते हैं, तो मतभेद तो होता ही, मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मतभेद और टकरावों को एक प्लेटफॉर्म लोकतंत्र ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि विपक्ष की बातें भी सुनी जाती है और उसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है। तो लोकतंत्र में मतभेदों और टकराव को संभालने का एक प्लेटफॉर्म देती है। यहाँ सिविल वार नहीं हो सकता जैसे श्रीलंका में हो गया। क्यों? क्योंकि विपक्ष की बातें को भी सुना जाता है। लोकतंत्र में नागरिकों का आदर बढ़ता है, क्योंकि देखिए अमीर या गरीब दोनों को समान वोट देने का अधिकार होता है, दोनों कानून की नजर में समान होता है। तो इस तरह से जो निचले तबके का व्यक्ति है उसका भी रिस्पेक्ट बढ़ता है। लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें त्रुटि ठीक करने का मौका मिलता है। देखिए कोई भी गवर्नमेंट है त्रुटि कर सकती है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। और लोकतंत्र में त्रुटि को छुपाना भी संभव नहीं। क्यों? क्योंकि मीडिया उसको उजागर कर देती है। लेकिन लोकतंत्र में हम देखते हैं कि त्रुटियों को एक्सेप्ट करके सरकार उसको सुधारने का प्रयास करती है, अपनी गलती। तो ये बहुत अच्छी विशेषता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र और सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है। वस्तुतः इसको सही तरीका से इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों को अधिकार दिया जाए और इसको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया जाए। और लोकतंत्र एक ऐसा पेड़ नहीं है कि आप किसी देश में डायरेक्ट लगा सकते हैं। एक पौधा से धीरे धीरे लोकतंत्र मैच्योर होता है। तो लोकतंत्र एक क्रमिक विकास के माध्यम से ही सफल होता है। आप देखिए भारत में तुलनात्मक रूप से पाकिस्तान या और सब देशों की अपेक्षा बेहतर लोकतंत्र कार्य कर रहा है। तो ये इस प्रश्न